लड़की के बाल रेत से अटे हुए थे। अहमद कमाल ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, फिर मुंह में पानी के कतरे टपकाने लगा। लड़की ने आंखें खोल दी। वो 4 लम्हे अहमद कमाल को हैरत से देखती रही और अचानक उठकर बैठ गई। अहमद कमाल का रंग गोरा देखकर उसने अंग्रेजी में पूछा, मैं फलस्तीन में हूँ? सुल्तान अयूबी ने सरहद के साथ गश्ती पहरे का इंतजाम कर रखा था। उनमें से 3 दस्तों का हेडक्वार्टर सूडान और मिस्र की सरहद से 4-5 मील अंदर की तरफ था। हेडक्वार्टर के खेमे ऐसी जगह नस्ब किए गए थे जहां आंधियों से बचने की ओट थी, मगर उस आंधी ने उनके खेमे उखाड़ फेंके थे। घोड़ों और ऊंटों को संभालना मुश्किल हो गया था। आंधी रुकी तो सिपाही खेमे वगैरह संभालने में मसरूफ हो गए। उन 3 दस्तों का कमांडर एक तुर्क अहमद कमाल था। वो एक खूबरू और घोरे रंग का तनोमंद आदमी था। वो भी आंधी रुकते ही बाहर आ गया और साजो सामान और जानवरों का जायजा ले रहा था। फिजा गर्द से साफ हो गई थी। एक सिपाही ने एक तरफ इशारा करके उसे कहा, कमांडर, वो घोड़ा और सवार हमारा तो नहीं? हमने अभी लड़कियों को फौज में शामिल नहीं किया, अहमद कमाल ने जवाब दिया। वो लड़की मालूम होती है, बाल बिखरे हुए साफ नजर आ रहे हैं। वो उसी सिपाही को साथ लेकर दौड़ पड़ा। एक घोड़ा सर नीचे किए निहायत ही आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था। उसे चारे की बू आई तो हेडक्वार्टर के घोड़ों की तरफ चल पड़ा। घोड़े पर एक लड़की इस तरह सवार थी कि उसके बाजू घोड़े की गर्दन के इधर उधर थे और लड़की आगे को इस तरह झुकी हुई थी कि उसका सर घोड़े की गर्दन से जरा पीछे था। लड़की के बाल बिखर कर आगे आ गए थे। अहमद कमाल के पहुंचने तक घोड़ा वहां बंधे हुए घोड़ों के पास जाकर उनका चारा खाने लगा था। अहमद कमाल ने लड़की के पांव रकाबों से निकाले और उसे घोड़े से उतार कर बाजुओं पर उठा लिया। सिपाही से कहा, जिंदा है, फिरंगी मालूम होती है, उसके घोड़े को पानी पिलाओ। वो लड़की को अपने खेमे में ले गया। लड़की के बाल रेत से अटे हुए थे। अहमद कमाल ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, फिर मुंह में पानी के कतरे टपकाने लगा। लड़की ने आंखें खोल दी। वो 4 लम्हे अहमद कमाल को हैरत से देखती रही और अचानक उठकर बैठ गई। अहमद कमाल का रंग गोरा देखकर उसने अंग्रेजी में पूछा, मैं फलस्तीन में हूँ? अहमद कमाल ने सर हिलाकर उसे समझाना चाहा कि मैं ये जुबान नहीं समझता। लड़की ने अरबी जुबान में पूछा, तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? मैं इस्लामी फौज का मामूली सा कमांडर हूँ, अहमद कमाल ने जवाब दिया। और तुम मिस्र में हो? लड़की की आंखें उबल पड़ी और वो इस कदर घबराई जैसे फिर बेहोश हो जाएगी। अहमद कमाल ने कहा, डरो नहीं, संभालो अपने आप को। उसने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा और कहा, मैं जान गया हूँ कि तुम फिरंगी हो, मेरी मेहमान हो, डरने की कोई वजह नहीं। उसने एक सिपाही को बुलाया और लड़की के लिए पानी और खाना मंगवाया। लड़की ने लपक कर पानी का प्याला उठा लिया और मुंह से लगाकर बेसब्री से पीने लगी। अहमद कमाल ने प्याला उसके होठों से हटाकर कहा, आहिस्ता, पहले खाना खा लो, पानी बाद में पीना। लड़की ने गोश्त का एक टुकड़ा उठा लिया, फिर वो खाना खाती रही और पानी पीती रही। उसके चेहरे पर रौनक वापिस आ गई। अहमद कमाल ने एक खाना अलग से लगवा रखा था जो उसका गुस्ल खाना था। वहाँ पानी की कमी नहीं थी। खैमागाह एक नखलिस्तान के करीब थी। अहमद कमाल ने खाने के बाद लड़की को गुस्ल वाले खैमे में दाखिल करके पर्दे बांध दिए। लड़की ने गुस्ल तो कर लिया, लेकिन वो बहुत ही खौफजदा थी क्योंकि वो अपने दुश्मन की पनाह में आ गई थी जहाँ से उसे अच्छे सलूक की तवक्को नहीं थी। उसके जहन में बचपन से ये डाला जा रहा था कि मुसलमान वहशी होते हैं और औरत के लिए तो वो दरिंदे हैं। इस खौफ के साथ उस पर हबशियों का, मगरमच्छों का और सहराई आंधी का खौफ तारी था। अपने साथ की दोनों लड़कियों की मौत, और वो भी ऐसी भयानक मौत, उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। उसने गुस्ल करते हुए बड़ी शिद्दत से महसूस किया था कि वो अपने नापाक वजूद को धोने की कोशिश कर रही है जिसे दुनिया का पानी पाक नहीं कर सकता। उसने कसम पुरसी की हालत में तंग आकर अपने आप को सूरत हाल के हवाले कर दिया। अहमद कमाल ने यह देख लिया था कि ऐसे हुस्न और ऐसे दिल गुदाज जिस्म वाली लड़की मामूली लड़की नहीं। मिस्र के उस हिस्से में ऐसी फिरंगी लड़की कैसे आ सकती थी? उसने लड़की से पूछा तो लड़की ने जवाब दिया कि वो काफिले से बिछड़ गई है। आंधी में घोड़ा बेलगाम हो गया था। अहमद कमाल ऐसे जवाब से मुतमईन नहीं हो सकता था। उसने 3-4 और सवाल किए तो लड़की के होंठ कांपने लगे। अहमद कमाल ने कहा, अगर तुम ये कहती कि तुम अगवा की हुई लड़की हो और आंधी ने तुम्हें छुड़ा दिया है तो शायद मैं मान जाता। तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। इतने में उस सिपाही ने जो अहमद कमाल के साथ था खैमे का पर्दा उठाया और एक थैला और एक मशकीज़ा अहमद कमाल को देकर कहा कि ये इस लड़की के घोड़े की जीन के साथ बंधे हुए थे। अहमद कमाल थैला खोलने लगा तो लड़की ने घबराकर थैले पर हाथ रख लिया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। अहमद कमाल ने थैला उसे देकर कहा, लो, खुद खोल कर दिखा दो।
लड़की की जुबान जैसे गुंग हो गई थी। उसने बच्चों के अंदाज से थैला पीठ पीछे कर लिया। अहमद कमाल ने कहा, ये तो हो नहीं सकता कि मैं तुम्हें कह दूं कि जाओ चली जाओ। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम्हें रोकूं, लेकिन एक ऐसी लड़की जो आबादियों से दूर अकेली घोड़े पर बेहोशी की हालत में भटकती हुई पाई गई है, उसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। ये मेरा इंसानी फर्ज है। मुझे अपना ठिकाना बता दो, मैं तुम्हें अपने सिपाहियों के साथ हिफाजत से पहुंचा दूंगा। अगर नहीं बताओगी तो तुम्हें मुश्तबा लड़की समझकर काहिरा अपनी हुकूमत के पास भेज दूंगा। तुम मिस्री नहीं हो, तुम सूडानी नहीं हो। लड़की के आंसू बहने लगे। वो जिस मुसीबत से गुजर कर आई थी, उसकी दहशत और होलनाकी उस पर पहले ही गालिब थी। उसने थैला अहमद कमाल के आगे फेंक दिया। अहमद ने थैला खोला तो उसमें से कुछ खजूरें, 2-4 छोटी मोटी आम सी चीजें निकली और एक थैली निकली। ये खोली तो उसमें से सोने के बहुत से सिक्के और उनमें सोने की बारीक सी जंजीर के साथ छोटी सी सियाह लकड़ी की सलीब निकली। अहमद कमाल उससे यही समझ सका कि लड़की ईसाई है। उसे गालमन मालूम नहीं था कि जो ईसाई मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए सलीबी लश्कर में शामिल होता है, वो एक सलीब पर हलफ उठाता है और छोटी सी एक सलीब हर वक्त अपने पास रखता है। अहमद कमाल ने उसे कहा कि इस थैले में मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अगर मैं ये सारा सोना तुम्हें दे दूं तो मेरी मदद करोगे? लड़की ने पूछा। कैसी मदद? मुझे फलस्तीन पहुंचा दो, लड़की ने जवाब दिया, और मुझसे कोई सवाल न पूछो। मैं फलस्तीन तक भी पहुंचा दूंगा, लेकिन सवाल जरूर पूछूंगा। अगर मुझसे कुछ भी न पूछो तो इसका अलग इनाम दूंगी। वो क्या होगा? घोड़ा तुम्हें दे दूंगी, लड़की ने जवाब दिया, और 3 दिनों के लिए मुझे अपनी लोडी समझ लो। अहमद कमाल ने इससे पहले हाथ में कभी इतना सोना नहीं उठाया था और उसने ऐसा हैरानकुन हुस्न और जिस्म भी नहीं देखा था। उसने अपने सामने पड़े हुए सोने के चमकते हुए टुकड़ों को देखा, फिर लड़की के रेशम जैसे बालों को देखा जो सोने के तारों की तरह चमक रहे थे, फिर उसकी आंखों को देखा जिनमें वो तिरिस्माती चमक थी जो बादशाहों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया करती थी। वो तनोमंद मर्द था, कमानदार था, उन दस्तों का हाकिम था जो सरहद पर पहरा दे रहे थे। उसे रोकने, पूछने और पकड़ने वाला कोई न था, मगर उसने सिक्के थैली में डाले, सलीब भी थैली में रखी और थैली लड़की की गोद में रख दी। क्यों? लड़की ने पूछा। ये कीमत थोड़ी है? बहुत थोड़ी, अहमद कमाल ने कहा। ईमान की कीमत खुदा के सिवा कोई नहीं दे सकता। लड़की ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अहमद कमाल ने उसे बोलने न दिया और कहा, मैं अपना फर्ज और अपना ईमान फरोख्त नहीं कर सकता। सारा मिस्र मेरे एतमाद पर आराम की नींद सोता है। 3 महीने गुजरे, सूडानियों ने काहिरा पर हमला करने की कोशिश की थी। अगर मैं यहाँ ना होता और अगर मैं उनके हाथ अपना ईमान फरोख्त कर देता तो ये लश्कर काहिरा में दाखिल होकर तबाही बर्पा कर देता। तुम मुझे इस लश्कर से ज्यादा खतरनाक नजर आती हो। क्या तुम जासूस नहीं हो? नहीं, तुम यही बता दो कि तुम्हें आंधी ने किसी जालिम के पंजे से बचाया है या तुम आंधी से बचकर निकली हो। लड़की ने बेमानी सा जवाब दिया तो अहमद कमाल ने कहा, मुझे तुम्हारे मुताल्लिक ये जानने की जरूरत नहीं कि कौन हो और कहां से आई हो। मैं कल तुम्हें काहिरा के लिए रवाना कर दूंगा। वहां हमारा जासूसी और सुराग रसानी का एक महकमा है, वो जाने और तुम जानो। मेरा फर्ज पूरा हो जाएगा। अगर इजाजत दो तो मैं इस वक्त जरा आराम कर लूं, लड़की ने कहा। कल जब काहिरा के लिए मुझे रवाना करोगे तो शायद तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूं।